Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 7, British policies and their impact. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with permanent settlement system. तो बेटा यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए हर चीज़ को ध्यान से सुनना। ठीक कोई बात? तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस? तो किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ? तो बेटा 1793। तो अब पढ़ने वाली बात ये है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे ही हम ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। कहाँ पर बेटा? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। उड़ीसा का आज का नाम है उड़ीसा। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे फिक्स कर दिया जाता था। ठीक कोई बात? द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया जाता था। ठीक कोई बात? जो भी रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना है उसका जो अमाउंट होता था वो कैसा होता था? फिक्स्ड। उसे बार बार रिवाइज नहीं किया जाता था। ठीक कोई बात? एक बार में जो फिक्स कर दिया वो फिक्स है, उसे रिवाइज नहीं किया जाएगा। तो बेटा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम लेके आए, जिसमें रेवेन्यू फिक्स्ड होता था, जिसे हम चेंज नहीं करते थे, ठीक है, उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसका था? लोकल जमींदार का था। ठीक हुई बात? ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किससे? पीजेंट्स से। और फिर जो भी अमाउंट कलेक्ट करते थे उसका ये पेमेंट कर देते थे किसको? कंपनी को, ऑन टाइम। ठीक है, ये बाउंडेशन था इनके ऊपर कि जो भी अमाउंट ये कलेक्ट करेंगे इन्हें बिल्कुल टाइमली कंपनी को सबमिट करना है। ही हैव टू मेक पेमेंट्स टू द कंपनी ऑन टाइम। अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया, इफ ही फेल्ड, जो लोकल ज़मींदार है जो रेवेन्यू कलेक्शन टाइम पे नहीं कर पाया या उसका पेमेंट कंपनी को टाइम पे नहीं कर पाया, तो इसकी जो ज़मींदारी होगी वो ऑक्शन कर दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही बहुत शर्म की बात होती है ज़मींदार के लिए कि भैया वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाया या किया तो उसको कंपनी को टाइमली सबमिट नहीं कर पाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, शर्म की बात होती थी ज़मींदार के लिए। तो वो कभी नहीं चाहता था भाई कि वो फेल हो रेवेन्यू डिपॉजिट करने में और उसकी ज़मींदारी ऑक्शन हो। इससे क्या हुआ? These led to the emergence of new middle class of absentee landlords. अब यहाँ से एक नई क्लास का जन्म होगा जिसे हम कहेंगे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी विलेज में, वो तो मर्चेंट है, ट्रेडर है, तो वो कहाँ रहेंगे बेटा? टाउन्स में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? टाउन्स में। पर ज़मीनें कहाँ पर हैं? गांव में, विलेज में। तो जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जिनकी ज़मीनें गांव में हुआ करती थी पर वो शहर में रहते थे, दे रोज टू बिकम हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। अब वो क्या बन गए? हेरिडेटरी लैंड ओनर्स बन गए फ्रॉम टैक्स कलेक्टर्स। पहले सिर्फ ये टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे पर अब हेरिडेटरी लैंड ओनर्स बन गए। जो कल्टिवेटर्स हुआ करते थे वो टीनेंट्स बन गए। अब बहुत ज़रा ध्यान से सुनो, जो ज़मीनें जिनको मैं पता नहीं कितने सालों से ही अपना मान के जिनके ऊपर खेती करती आ रही थी, वो ज़मीनें मेरी नहीं रहेगी। जो किसान होगा वो तो सिर्फ क्या बन जाएगा? टीनेंट। और जो टैक्स कलेक्शन करने का जिसको राइट मिला है वो लैंड ओनर बन जाएगा, और वो भी हेरिडेटरी लैंड ओनर बन जाएगा। मतलब उसके बाद वो ज़मीनें उसके बच्चों की हो जाएगी। वट एवर रिमेन विद द ज़मींदार, ज़मींदार के पास जो भी अमाउंट बचता आफ्टर पेइंग द एक्चुअल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट विच वॉज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश, वो उसका होता प्रॉफिट। सपोज करो ब्रिटिश ने 200 रुपीज़ फिक्स किए थे, जबकि मेरा कलेक्शन 250 का है, तो 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ और बाकी 200 में कुछ कंपनी को विदाउट फेल पे करना ही, अदरवाइज वो मेरी जिम्मेदारी को ऑप्शन कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रैयतवारी सिस्टम। तो ये जो रैयतवारी सिस्टम था, ये कब आया? 1820 में आया। इस सिस्टम में बेटा जो रेवेन्यू कलेक्शन जो था उससे मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया था, सीधे कल्टीवेटर्स से कलेक्शन होता था रेवेन्यू का। ठीक है बात? इसे इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? बॉम्बे और मद्रास में किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा सिस्टम लगाया गया? रैयतवारी सिस्टम। इस सिस्टम में जो रेवेन्यू था वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था कल्टीवेटर्स से, मतलब किसानों से सीधे। जो रैयत थे वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। रैयत मीन्स जो एक्चुअल में जो कल्टीवेटर है, जो ऑनर है लैंड का, उसे सीधे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा।
ही पेड टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जैसे आज का सिस्टम है हम सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ऐसा ही रैयतवारी सिस्टम के अंदर था कि टैक्स सीधे किसको पे होंगे, गवर्नमेंट को, मतलब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये टैक्सेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि टैक्स का अमाउंट बहुत हाई हुआ करता था और जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था बहुत रिजिड था। जो रेवेन्यू पेएबल थे वो रफली हाफ होते थे टोटल ईल्ड के। अगर आपने 100 क्विंटल्स प्रोड्यूस किया है तो 50 क्विंटल्स आपको किसको पे करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। इस सिस्टम को हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। और मुनरो सिस्टम क्यों कहते हैं बच्चा, क्योंकि इसको डेवलप किया था थॉमस मुनरो ने। ठीक कोई बात। तो रैयतवारी सिस्टम के जनक, रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, थॉमस मुनरो। ठीक कोई बात। तो थॉमस मुनरो ने बनाया मुनरो सिस्टम और मुनरो सिस्टम को ही हम क्या कहते थे, रैयतवारी सिस्टम। और धीरे धीरे करके इससे सदर्न इंडिया के, साउथ इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इम्पोज कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो रैयत की पोजीशन होती थी वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, द रैयट्स पोजीशन वाज नो बेटर देन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन द प्रीवियस जमींदारी सिस्टम। प्रीवियस जमींदारी सिस्टम में जो किसानों की हालत थी वही रैयत की हालत थी। एक ही डिफरेंस था कि बस वो टैक्स ज़मींदार को देते थे और रैयतवारी सिस्टम में ये लोग टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। जो पीजेंट्स थे वो इतने गरीब हो गए थे बेटा धीरे धीरे करके कि इवन वो अपनी लैंड्स यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे। The peasants were so poor that they could not do much to improve their land's yield. पैसा ही नहीं था ना, कहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट लाएंगे वो लैंड में, लैंड यील्ड में। जो पुअर रेयर्स से फ्लैट टू द सिटीज़, वो भाग के सिटीज़ में चले गए। ठीक है, व्हेन दे वर अनेबल टू फुलफिल द हाई रेवेन्यू डिमांड, जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि भैया ये जो ज़मीन है इस पे मैं उतने टैक्सेस तो नहीं दे पाऊंगा जितना कंपनी मुझसे डिमांड कर रही है, तो वो भाग के कहाँ चले जाते, गवर्नमेंट की जो डिमांड होती टैक्स की, जब वो पूरा नहीं कर पाते तो भाग के सिटीज़ में पहुंच जाते। ठीक कोई बात। अब हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम के जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। ये है हॉल्ट मैकेंजी, लड़कियों की तरह दिख रहे हैं। चलो, तो महलवारी सिस्टम 1822 में आया। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। चलो, जो महलवारी सिस्टम था वो पंजाब और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा, महलवारी सिस्टम का 1822 में। महल मीन्स रेवेन्यू स्टेट। महल का मतलब वैसे तो होता है विलेज, पर यहाँ पर रेवेन्यू स्टेट की तरह उसे देखा जा रहा है। दिस में इंक्लूड अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। अच्छा, इसीलिए रेवेन्यू स्टेट बोल रहे हैं। अगर देखो कोई गांव बड़ा होता तो वो महल ही होता, पर कई विलेजेस बहुत छोटे छोटे होते थे तो उनको क्लब करके एक रेवेन्यू स्टेट बना दिया गया था। इसे क्या कहा, महल। अब बात समझ में आ गई। गांव अगर बड़ा है तो एक गांव से ही टैक्स कलेक्शन होगी, छोटे छोटे गांव तो 3-4 गांव को क्लब करके बना दिया जाएगा। ये जो सिस्टम था इसको डिवाइस करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। इस सिस्टम में पहले लैंड को इंस्पेक्ट किया जाता, उसे प्रॉपर मेजर किया जाता, फिर जो कस्टमरी राइट्स होते डिफरेंट ग्रुप्स के उन्हें रिकॉर्ड किया जाता। कौन रिकॉर्ड करता, कंपनी ऑफिशियल्स। ठीक है, मतलब अब ये बिना देखे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग जा रहे हैं, ज़मीनों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ज़मीनों को प्रॉपर देख रहे हैं। फिर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके कस्टमरी राइट्स हैं उस ज़मीन पे, उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर उन ज़मीनों पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ज़मीन से एक्चुअल में हम कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। अंदाज़ा मतलब एस्टिमेशन। ठीक है बात। तो अकॉर्डिंगली इसके बाद में एस्टिमेटेड रेवेन्यू जितना भी ये लोग मतलब लगभग खर्च कर पाएंगे हर प्लॉट से विद इन अ विलेज वॉज एडेड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ ईच महल और विलेज। ठीक हुई बात। इस सिस्टम में क्या होता था, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता था हर प्लॉट से विद इन अ विलेज, उसको ऐड किया जाता था टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ ईच महल और विलेज। पहले हमने इस प्लॉट से देखा कि 200 रुपये आएंगे, इस प्लॉट से देखा 500 रुपये आ जाएंगे, इस प्लॉट से फिर 500 रुपये आ जाएंगे, इस प्लॉट से 100 रुपये आ जाएंगे। इन सब को हमने पहले प्लस कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, जोड़ दिया, और फिर हमें पता चलने लगा कि भैया इस महल या इस विलेज से हमें इतना रेवेन्यू कलेक्शन होगा। सो सिंपल।
जिससे समझो 10 घर हैं, कोई घर से 100 आ रहा है, किसी से 500 आ रहा है, किसी से 200 आ रहा है, इन सबको जोड़ दो तो उस पूरी कॉलोनी का रेवेन्यू निकल जाएगा। ऐसे ही हुआ, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर से पढ़ लो, जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता था हर प्लॉट से विद इन अ विलेज, उसे ऐड कर लिया जाता था, तो कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ ईच महल और विलेज। इसमें रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो हमने किसको दे दिया, तौलकदार या तो हेड ऑफ द विलेज, विलेज का जो मुखिया होता था या तो ये काम हमने उसको दे दिया, ये तौलकदार को दे दिया कि भाई अब रेवेन्यू तुम कलेक्ट करोगे। जो रेट होता था रेवेन्यू का, उसमें पेरियोडिक रिविजन्स होते थे। इट इज़ रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसका हाफ ही हमें पे करना पड़ता था। मतलब आज भी टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी सिस्टम में टैक्स के अमाउंट को कम करने के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स थे इनका क्या इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट्स थे, मतलब कैसे प्रभाव पड़े। तो जो कंडीशन थी फार्मर्स की डिटोरिएट होती गई, और ज़्यादा खराब होती गई। धीरे धीरे करके उन्हें अपनी ज़मीनें बेचना पड़ा। ये जो एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू पॉलिसी थी जो किसानों का शोषण कर रही थी, उसकी वजह से फेमाइंस आने लगी, किसान और ज़्यादा सफ़र करने लगे। जो ज़मींदार थे वो भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे एग्रीकल्चर पे, उन्हें एग्रीकल्चर से कुछ करना ही नहीं था, वो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचते ही नहीं थे। और इसी वजह से फ्रिक्वेंट अग्रेरियन रायट्स हुआ करते थे, मतलब किसान लोग दंगे किया करते थे, रायट हुआ करते थे। लैंड बिकम सेलेबल कमोडिटी, और लैंड इस टाइम में सेलेबल कमोडिटी मिल गई। वो किसान जो ज़मीनों को माँ की तरह देखता था, अब वो इतना थक चुका था एक्सट्रीम हाई रेवेन्यू पे कर करके कि अब भैया वो चाहता था अब इस ज़मीन के साथ तो मैं ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसे सेल करने लगा। विच कुड बी बॉट सोल्ड एंड मॉर्गेज्ड, गिरवी रखा जाने लगा ज़मीनों को। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख देना, सोल्ड मतलब बेचना, बॉट मतलब खरीदना। बेटा और ये मनी लैंडर्स जो हुआ करते थे ये भी कोई कम नहीं थे, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था हमारे किसानों को और गरीब बनाने में। एम्पावराइजिंग मतलब जिस कंडीशन में हमारे किसान थे उसको और ज़्यादा खराब कर देना, उन्हें पुअर बना देना, ठीक है। तो मनी लैंडर्स जो थे उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था किसानों की हालत को और ख़राब करने में, हमारी पीजेंट्री को पुअर बनाने में। जो पीजेंट्स थे वो लोन ले लेते टू मीट द रेवेन्यू डिमांड। देखो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था बहुत रिजिड था, वो ये नहीं सोचते थे कि रेनफॉल नहीं हुई है तो रेवेन्यू कलेक्ट ना करें, अगर फेमाइन आई है तो रेवेन्यू कलेक्ट ना करें, वो तो रेवेन्यू कलेक्शन कंटिन्यू रखते थे। तब किसानों के पास जब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो वो रेवेन्यू कैसे पे करें, तो वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए लोन ले लेते थे, किससे, मनी लेंडर से, रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए। और जो मनी लेंडर्स थे वो फोर्स करते थे कि अगर आपको लोन चाहिए ना तो आप मॉर्टगेज मतलब होता है गिरवी, आप अपनी ज़मीन गिरवी रख दो, आप ये पैसा वापस दे दिए तो मैं आपकी ज़मीन के कागज़ आपको दे दूंगा या ज़मीन आपको वापस कर दूंगा, अदरवाइज ज़मीन मेरी। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मॉर्टगेज कर देते पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोन वापस ही नहीं कर पाते थे हमारा किसान, और जो इनकी प्रॉपर्टी होती थी, जो ज़मीनें होती थी, वो ले लेते थे रिच फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन बनते थे, रिच फार्मर्स ही बनते थे धीरे धीरे करके, क्योंकि इन्हीं के पास इतना पैसा होता था कि ये उधार दे दें, गरीब किसान के पास तो नहीं होता था। तो दे लॉस देयर प्रॉपर्टी टू रिच फार्मर उनकी प्रॉपर्टी ले लेता था, मनी लैंडर उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके इनडेटनेस मतलब कर्ज की साइकिल में फंसते जाते वो लोग। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीजेंट्री बिकम लैंडलेस, और इसी इनडेटनेस के चक्कर में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके पास ज़मीनें बची ही नहीं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज होता गया वैसे वैसे ब्रिटिशर्स हमको प्रेशराइज करते गए, हमारे पीजेंट्स को प्रेशराइज करते रहे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप ग्रो करो, कैश क्रॉप ग्रो करो और कैश क्रॉप ही ग्रो करो। तो जो इंडियन फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि भैया तुम लोग हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए आप क्या ही ग्रो करोगे, कैश क्रॉप ग्रो करोगे। वो कैश क्रॉप में क्या क्या ग्रो करवाती है हमसे, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, मलबेरी, रबर, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई हमारी कंट्री में रबर की, मलबेरी की, शुगर कैन की, जूट की, इंडिगो की बहुत डिमांड है, तो तुम बस यही सब ग्रो करो, ठीक है।
अब किसान लोग बोलते हैं कि फिर हम खाएंगे क्या, ऐसा तो नहीं होगा हम चाय पत्ती ग्रो करेंगे तो सुबह से हम चाय पत्ती खाएंगे, रबर ग्रो करेंगे तो रबर का जो मिल्क जो लेटेक्स होता है वही पीते रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं हमें मतलब नहीं, आप तो बस इतना हमारे लिए ग्रो कर दो, क्या क्या, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर केन, मलबेरी, रबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिगो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हम वो पढ़ेंगे। इंडिगो ब्लू कलर का डाई होता है, ये एक प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है जो क्लॉथ को कलर करने में यूज़ होता है। ये पॉपुलर डाई है इंडिया में, इसे एक्सपोर्ट किया जाता था फॉर यूज़ इन द इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो हमारे इंडिया से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसको अपनी कंट्री इंग्लैंड में भेज देती थी, जिससे वहाँ पर टेक्सटाइल को कलर किया जाता था इस इंडिगो से, नीले कलर से। विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, जैसे जैसे कॉटन प्रोडक्शन इंग्लैंड में बढ़ गया, विद द एक्सपेंस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड, मैंने शायद इंडिया बोल दिया था इसके पहले, इंग्लैंड में जैसे जैसे कॉटन प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ड्रामेटिक राइज हुआ इंडिगो की डिमांड में भी। कब तक? द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जैसे जैसे कॉटन प्रोडक्शन बढ़ रहा था इंडिगो की डिमांड भी बन रही थी, बढ़ती जा रही थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडिगो प्लांटेशंस को बहुत ज़्यादा एनकरेज करने लगी बंगाल में, कि भाई आप बंगाली लोग, अब आपका एक ही काम है, इंडिगो ग्रो करो। बाय 1910 इंडिया डोमिनेटेड द इंडिगो मार्केट विद द ग्रोथ ऑफ इंडिगो ट्रेड। और एक टाइम ऐसा आया कि बेटा सबसे ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस भी हम कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंडिगो एक्सपोर्ट भी हम कर रहे थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मार्केट की नीड्स को हम कैटर करने लगे। बहुत सारे यूरोपियन केम टू इंडिया इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर रिटर्न। अब बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया आने लगे, अपने बड़े बड़े प्लांटेशंस बनाने लगे, यहाँ पर बड़े बड़े फार्मलैंड्स बनाने लगे, जिनके ऊपर उनका एक ही काम था, क्या ग्रो कराएंगे, इंडिगो। और ये किस एंटिसिपेशन में क्या सोच के आ रहे थे कि भैया हम इंडिगो ग्रो करवाएंगे, इंडिगो को बेचेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्त who had no money took loans for the company or the bank, और जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग भी बैंक से लोन लेके, कंपनी से लोन लेके इस काम में जुड़ गए। नाउ ड्रेन ऑफ वेल्थ, चलो तो ये है बेटा दादा भाई नेहरू जी, बहुत अच्छे से याद रखना। ड्रेन ऑफ वेल्थ मीन्स द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ड्रेन ऑफ वेल्थ से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया से कंटिन्यू पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन था इंडियन इकोनॉमी का वो बढ़ता ही जा रहा था। ब्रिटिश इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट कर रहे थे कि यहाँ से डिफरेंट फॉर्म्स में हमारी वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। कहाँ ड्रेन हो रहा था? इंग्लैंड में। जो दादा भाई नेहरू थे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था पार्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी ऑन ब्रेन ड्रेन, उसका टाइटल था उस बुक का पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना दादा भाई नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी? पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो हमें क्लियर पिक्चर देती है कि कैसे हमारी वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, कैसे इंडिया से बहुत सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा था। चलो तो पहला रॉ मटेरियल जैसे कि जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी और इंडिगो, ये ग्रो इंडिया में हो रही थी, पर इनका बेनिफिट इंग्लैंड को मिल रहा था क्योंकि ये सारी की सारी यहाँ से इंग्लैंड पहुँच जाती थी, वर यूज फॉर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में एज अ रॉ मटेरियल इनका यूज़ हो रहा। जो सैलरी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की वो उसी पैसे से दी जा रही थी जिसको जनरेट किया जा रहा था इंडियन से इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी देना किसका काम था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो अपने पैसे से देती, पर नहीं, वो हमसे ही टैक्स कलेक्ट कर रही है और अपने लोगों को पे कर दे रही। ये जो सैलरीज होती थी, फर्स्ट ह्यूज पार्ट ऑफ इट वर डिपॉजिटेड इन इंग्लैंड। और ये जो अंग्रेज लोग होते थे सैलरी यहाँ से लेते थे, इंडियन से जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट कर रही है उसका एक बड़ा अमाउंट वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को देती थी, और ब्रिटिश ऑफिसर्स उस बड़े अमाउंट को खर्चा इंडिया में नहीं करते, वहाँ इंग्लैंड में उसको डिपॉजिट करा देते। मनी रिसीव्ड एज गिफ्ट्स एंड इवन ब्राइब, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते वो ब्राइब लेते, कई बार वो गिफ्ट के रूप में मनी रिसीव करते, वो भी वो इंग्लैंड ही वापस भेज देते। रेवेन्यू ऑफ द कंट्री वॉज यूज टू परचेज गुड्स बाय द ब्रिटिश विच वर देन सेंट टू इंग्लैंड। जो रेवेन्यू होता कंट्री का, उससे गुड्स को परचेज करते ब्रिटिशर्स, और उस गुड्स को भी वापस कहाँ भेज देते? इंग्लैंड भेज देते। बेटा क्विक रिवीजन पे मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगी, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। हम आगे चलें। नाउ इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी।
बेटा अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश की जो कमर्शियल पॉलिसी थी उसके क्या प्रभाव हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिविजुअल्स पे आने थे। तो जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, बहुत सारे जो लोकल रूलर्स थे वो सपोर्ट करने लगे आर्ट को, क्राफ्ट को और इंडस्ट्रीज़ को। और ये कोई एहसान नहीं कर रहे थे बेटा इस क्राफ्ट को, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करके। ये जो लोकल रूलर्स थे, इनकी बेसिक नीड भी, इनके जो सब्जेक्ट थे, इनकी जो प्रजा थी, उसकी बेसिक नीड को भी कहीं आर्ट क्राफ्ट और इंडस्ट्री पूरा कर रही थी। तो चलो अब लोकल रूलर सपोर्ट करें आर्ट क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को। पर जैसे ही कॉलोनियल रूल इंडिया में स्टार्ट होता है, ये आर्ट क्राफ्ट, ये इंडस्ट्री की भी डेथ हो जाती है, सब खत्म होने लगता है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो जाता है। अब क्यों डिक्लाइन हो जाता है, कैसे डिक्लाइन होता है वो देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ गया तो इसने इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। जो मशीन मेड चीपर गुड्स है, देखो मशीनों से जब हम गुड्स बनाते हैं तो वो सस्ता बनता है। कैसा बनता है बेटा, सस्ता। ठीक है बात। जो ब्रिटिश थे वो टफ कंपटीशन दे रहे थे हाई प्राइस्ड इंडियन हैंडमेड गुड्स को। इंडिया में अभी भी कुछ हाथों से बन रहा था जिसकी प्राइस हाई होती थी, ब्रिटेन में कुछ सब मशीनों से बन रहा था जिसकी प्राइस होती है कम, सस्ती। इससे जो अनइक्वल कंपटीशन हो रहा था ब्रिटिश गुड्स और इंडियन गुड्स में, इसमें हार किसकी होगी, इंडियन गुड्स की होगी। क्यों, क्योंकि ये महंगा है। हम लोग देख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली हमारा फार्मर सफ़र कर रहा है इतने टैक्सेस दे दे के। तो वो महंगा गुड खरीदेगा, सस्ता गुड खरीदेगा, सस्ता ही खरीदेगा, ऑब्वियसली बात है। जब बंगाल कॉन्क्वेस्ट हो गई 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को जीत चुके थे ब्रिटिशर्स, तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। जो ब्रिटिश गुड्स था वो इंडिया में आने लग गया और उसके ऊपर कोई ड्यूटी भी नहीं लगती, और हाई ड्यूटीज़ लेवाए करते ये लोग इंडियन गुड्स पे जो इंग्लैंड में जाता। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ के जो इंडियन गुड्स थे, इंडियन क्लॉथ थे, उसकी बहुत डिमांड थी इंग्लैंड में। तो ब्रिटिशर्स इतने समझदार हो गए कि हमारे इंडिया से जो गुड जाता ना उसके ऊपर खूब टैक्सेस लगा देते और उसको इतना महंगा करते कि इंग्लैंड में वो बिके ही ना। और हमारे इंडिया में जो गुड लेके आते हैं, अब बंगाल में तो इनकी सरकार आ गई, तो हमारे इंडिया में ये जो गुड लेके आते हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाते। इंग्लैंड का गुड जिस प्राइस में इंग्लैंड में बिक रहा था वही इंडिया में भी उसी प्राइस में बेचते, है ना। इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स, इंडिया वर नाउ फोर्स टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। पहले हमारा जो इंडिया जो फिनिश प्रोडक्ट सेल करता था, हमारे कॉटन क्लॉथ्स की, कॉटन की बहुत डिमांड थी, अब वो सब खत्म हो गया। वो क्या कहते हैं, अब तुम कॉटन क्लॉथ नहीं भेजोगे, सिर्फ कॉटन भेजो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, रॉ कॉटन भेजने लगा, रॉ सिल्क भेजने लगा, इंडिगो भेजने लगा। ऑन द अदर हैंड इंडियन वर ऑल्सो फोर्स टू इम्पोर्ट चीप मशीन मेड गुड्स। पहले हमें कोई ज़रूरत नहीं होती थी कि हम उनके यहाँ से गुड्स मंगवाएं, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स होते थे, हम सब खुद बना लेते थे। पर अब वो हम इंडियंस को फोर्स कर रहे हैं कि आप भी इम्पोर्ट करें चीप मशीन मेड गुड्स को, ठीक है, जो इंग्लैंड में बन रहा था। इस तरीके से इंडिया कंज्यूमर बन गया फिनिश्ड गुड्स का और सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का। अब इंडिया से हम रॉ मटेरियल सप्लाई कर देते और वो हमें दे देते फिनिश्ड गुड्स। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी अब उसको मेजर सेटबैक मिलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से इंडियन इंडस्ट्री का हो जाता है का खत्म, ठीक है। और इसी वजह से जो बहुत सारे टाउन्स थे उनमें आ जाएगा डेजर्शन, मतलब वहाँ से लोग उस टाउन को छोड़ छोड़ के गांव की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि अब उनका जो काम शहरों में रह के हो रहा था वो तो होगा ही नहीं। विच प्रीवियसली स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन क्राफ्ट, पहले वो जो शहर थे वो किसी न किसी क्राफ्ट में स्पेशलाइज थे, अब वो डेजर्शन मतलब वो खाली हो जाएंगे। जो प्रॉस्पर सिटीज़ थी जैसे मुर्शिदाबाद, मोस्ट ऑफ द डेक्कन वर डीपॉपुलेटेड एंड डी अर्बनाइज्ड। बहुत सारी पॉपुलर सिटी अपना इम्पोर्टेंस खो देंगी, जैसे मुर्शिदाबाद, जो डेक्कन है वो भी डीपॉपुलेटेड हो जाएगा, डी अर्बनाइज हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी तो अब हम लोगों ने किसानों का शोषण देखा था, पीजेंट्स का शोषण देखा था, अब हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिशंस एंड वीवर्स। हमारे वीवर्स का, हमारे आर्टिशंस का भी कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है। मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750s तक जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी बहुत डिमांड थी वर्ल्ड मार्केट में, स्पेशली इंग्लैंड में भी। पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद क्या हुआ, जो मार्केट्स थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के वो क्लोज हो गए। मतलब अब वर्ल्ड में
स्पेशली इंग्लैंड में हमारे हैंडीक्राफ्ट को थोड़ा कम पूछा जाने लगा। इंडियन मार्केट्स में फ्लड आ गई, मतलब बाढ़ आ गई चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स की। इंडिया अब डंपिंग ग्राउंड बन गया। ब्रिटिशर्स बस प्रोड्यूस करते कुछ भी और उसको डंप कर देते इंडिया में। इंडिया नाउ बिकेम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अपने कैसे भी बनाए हुए गुड्स को इंडियन मार्केट में भेज देते। इंडियन इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट तो ऑलरेडी डिक्लाइन पे था, हमारे पास कोई गुड अवेलेबल नहीं होता, हम इन्हीं को खरीदते। जो चीप टेक्सटाइल था वो बहुत स्टफ कंपटीशन दे रहा था हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री को। जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड के साथ कॉम्पीट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। हम जो क्लॉथ बना रहे थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा थी, कॉटन बहुत अच्छा था, पर वो थोड़ा सा महंगा होता था। ब्रिटेन से जो गुड आता था वो सस्ता होता था, तो सब उसी को परचेज करने लगे। And were soon ousted from the market due to their declining demand. Ousted मतलब मार्केट से बिल्कुल उखड़ के बाहर फेंक जाना, खत्म हो जाना, क्लीन स्विप। हमारे इंडियन हैंडलूम को क्लीन स्विप मिला, हम वो मार्केट से आउट हो गया और फिर मार्केट में रह गया सिर्फ ब्रिटेन से आया हुआ चीप क्लॉथ मटेरियल। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बेटा मैं बार बार बता रही हूँ कब हुआ, 1757 में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्राफ्ट्समैन का भी एक्सप्लॉयटेशन बंगाल में स्टार्ट कर दिया। जो आर्टिशंस थे उन्हें वो फोर्स करते थे कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस से कम में हमें सेल करो। कंपनी क्या बोल रही है, अगर मार्केट में आप इसको 10 रुपये में सेल कर रहे हो तो हमें आप उससे कम में सेल कर दो। तो इस तरीके से बंगाल के क्राफ्ट पर्सन भी अपना काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें फोर्स किया जा रहा था कम में बेचो, कम में बेचो। इनके वोज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वोज मतलब होता है संकट, प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स में और ऐड करने के लिए, टू ऐड देयर वॉज, उनके संकट को और बढ़ाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है कि तुम रॉ मटेरियल कॉटन को बहुत ही महंगे दामों पे किससे खरीदो, कंपनी ऑफिशियल से खरीदो, जिसने एक नॉमिनल प्राइस दे के खरीदा है। किससे, कल्टीवेटर से। मेरी बात सुनो, कॉटन वो हमसे ग्रो करवाते, तो हमसे सपोज करो ये 10 रुपये केजी में कॉटन ले लेते हैं। कौन, कंपनी ऑफिशियल। अब जो हमारे वीवर्स होते हैं उनसे क्या कहते हैं ये लोग कि आपको जो रॉ कॉटन है, रॉ मटेरियल है, कॉटन है, वो कंपनी ऑफिशियल से ही खरीदना पड़ेगा। और कंपनी ऑफिशियल इस 10 रुपीज़ का क्या कर देते, 25 रुपीज़। भाई हम इंडियन कॉटन प्रोड्यूसर से खरीद लेंगे, तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको तो हमसे ही खरीदना पड़ेगा, आप उनसे सीधे खरीद ही नहीं सकते। और ये बहुत हाई प्राइसेस में हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते। देखो यार बेटा, ये एक्स था, ये इंडियन था, ये 10 रुपये किलो में कॉटन बेच रहा था। किसको बेचा, इसने कंपनी को बेचा। अब जो कंपनी है, जो उस टाइम में गवर्नमेंट है, वो हमें क्या बोल रही है, तुम्हें कंपनी से ही खरीदना है, तुम्हें इसे एक्स से नहीं खरीदना। कंपनी इस 10 रुपये में अपने 15 रुपये चार्ज मिला के इसको 25 बना के हमें 25 में बेचती। तो इस तरीके से तो हम कॉम्पिटिटिव कभी भी नहीं हो सकते थे। फिर से सुनो, टू एट देयर वॉज दे वर फोर्स्ड टू बाय रॉ मटेरियल एट अ वेरी हाई प्राइस फ्रॉम द कंपनी ऑफिशियल। सब हमें कॉटन या कोई भी रॉ मटेरियल कंपनी ऑफिशियल से खरीदना पड़ता, जिन्होंने ऑलरेडी इसे एक नॉमिनल प्राइस पे कल्टीवेटर से खरीदा था। मतलब हर तरफ से कंपनी अपना ही प्रॉफिट देख रही थी। जो प्राइजेस थे गुड्स के, जैसे वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन ने प्रोड्यूस किया होता था, वो भी फिक्स कौन करते थे, ब्रिटिशर्स। ये प्राइजेस इतने लो होते थे कि जो वीवर्स हैं और जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इन्हें अबेंडन करना पड़ेगा। अबेंडन मतलब होता है छोड़ना। अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा इनकी क्राफ्ट को, क्योंकि इस तरीके से तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर नहीं कर पा रहे थे और लॉस में थे। तो गुड मैं प्रोड्यूस करूँ तो प्राइस मैं सेट करूँगी, तो ब्रिटिशर्स ने बोला बिल्कुल नहीं, गुड तुम प्रोड्यूस करो, प्राइस हम सेट करेंगे, जो कि होता था बहुत कम। और इस तरीके से बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन अपने क्राफ्ट को छोड़ने पे मजबूर हो गए। जो वर्स्ट इफेक्ट था वो तो बंगाल के वीवर्स पे आया, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंगाल की थी वो वर्चुअली पूरी तरह बंद हो गई। थाउजेंड्स ऑफ वीवर जॉबलेस हो गए, क्योंकि जो वीविंग इंडस्ट्री थी वो तो बंद हो चुकी है। अब बेटा जैसे जैसे ब्रिटिश रूल एक्सपांड करता गया, जो रूलिंग डायनेस्टीज थी, जैसे पहले मुगल्स थे, मुगल्स के पास जो लोकल राजा बने, वो सब
अपने एम्पायर को डिक्लाइन होता हुआ देख रहे थे। अब बेटा जब उनके पास खुद ही इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ब्रिटिश से लड़ पाते, धीरे धीरे उनकी पावर ख़त्म हो रही थी, तो वो जो हमारे लोकल रूलर्स होते थे, मुगल्स होते थे, ये आर्ट को, क्राफ्ट को पैट्रोनेज देते थे। इनके कोर्ट में म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे, क्राफ्ट पीपल होते थे। अब ये क्राफ्ट पीपल, म्यूजिशियन, डांसर्स, इनको कोई पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये जो वीवर, जो आर्टिशंस पहले रॉयल पैट्रोनेज रिसीव कर रहे थे रूलिंग डायनेस्टी से, अब वो रूलिंग डायनेस्टीज के पास खुद पावर नहीं है, खुद पैसा नहीं है, तो वो इनको कहाँ से देगी? इस तरीके से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ही सफ़र किया एंड अ सीवियर ब्लो ड्यू टू द डेप्रिवेशन, और धीरे धीरे ख़त्म होते गए। जो न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इंडियंस थे, उन्होंने भी बहुत प्रेफरेंस दिया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। जो लोग उस टाइम में अच्छा अर्न कर पा रहे थे, जिनके पास एजुकेशन था, वो अपने आप की शान मानने लगे ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करने में। वो खुद इंडियन मेड गुड को यूज़ नहीं करते, वो इम्पोर्टेड आइटम्स को यूज़ करते, और ऐसा सोचते कि सोसाइटी में तो भाई मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो सबको खरीद सकता हूँ। द बॉट गुड्स दैट वर मेड इन इंग्लैंड, वो उस गुड को लेना पसंद करते जो इंग्लैंड में बना होता। इससे भी इंडियन इंडस्ट्री रियून कर गई, नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो बेटा ब्रिटिशर्स की ये जो पॉलिसी थी ना कि इंडिया को सप्लायर बना दो रॉ मटेरियल का और एक डंपिंग ग्राउंड बना दो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। ब्रिटेन में जो गुड बन रहे थे, हमसे सस्ते दामों में रॉ मटेरियल लेते, गुड बना के हमें ही महंगे दामों में बेच देते, तो हमें इन्होंने सप्लायर बना के रख दिया काय का, रॉ मटेरियल का, और एक मार्केट, एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया अपने फिनिश प्रोडक्ट का। इस पॉलिसी का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो ही नहीं कर रही थी बेटा, हमें तो बहुत ज़्यादा रियून, हमारी इकोनॉमी को ख़त्म करके रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनकी अगर ग्रोथ होती तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं एक सेटबैक मिलता। तो द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। इंडियन इंडस्ट्री को वो ग्रोथ ही नहीं करने दे रहे थे, उसको रोक दे रहे थे बाय अटेम्प्टिंग अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। पेन हो, सोप हो, साइकिल हो, बिस्किट हो, निडल हो, थ्रेड हो, यार हमारे यहाँ इंडस्ट्री फ्लरिश करती तो हमारे लोगों को फ़ायदा होता। तो ब्रिटिशर्स ये चाह नहीं रहते, तो ब्रिटिशर्स ने इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए पिन, बिस्किट, निडल, थ्रेड, सुई, साइकिल, साबुन सब कहाँ से मंगवाना चालू कर दिया? इंग्लैंड से मंगवाना चालू कर दिया। तो इससे लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते और हमारे इंडिया में बने प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो यही तो ब्रिटिश का एम था कि इनकी प्रोग्रेस, इनकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, रोक दो, ये तो क्रिपल डाउन हो जाए, खुद का कुछ बना ही ना पाए, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करें। बेटा उस टाइम में बहुत सारे जो आर्टिशंस थे, जो वीवर्स थे, वो भी अब एग्रीकल्चर में फोर्सिवली आ गए हैं, क्योंकि उनका आर्ट हो गया। वीवर्स का काम ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो ब्रिटिश मेड गुड्स आ गए, तो वो भी एग्रीकल्चर में आ गए। वो किसान, वो पीजेंट्स जो कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर इनकम को सप्लीमेंट कर रहे थे, अपनी एग्रीकल्चर इनकम को सप्लीमेंट कर रहे थे किससे? डिफरेंट आर्ट से, डिफरेंट क्राफ्ट थे। अब उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, वो भी एक्सट्रीम पावर्टी में आ गए, क्योंकि अब वो अपने क्राफ्ट को कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो ओवर क्राउडिंग थी वो शुरू हो गई कहाँ पर? एग्रीकल्चर में। ठीक है, ओवर क्राउडिंग मतलब जो एग्रीकल्चर में 20-25 लोग थे अब वो 50 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्राफ्ट पर्सन, सारे वीवर्स अब एग्रीकल्चर में ही आ गए हैं। मेक द पीजेंट्स एंड आर्टिशंस ईदर एग्रीकल्चरल लेबर और जॉबलेस। अब बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे या एग्रीकल्चरल लेबर बन जाएंगे। अल्टीमेटली जो लोग थे बेटा वो इस स्टेट में आ गए कि कंटिन्यूअल उनका डिग्रेडेशन हो रहा था। जो मेजर कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल, लेदर, ऑयल, पोएट्री, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी आज इस तरीके से ख़त्म हो गई कि हर दूसरे प्रोडक्ट के लिए उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ा। सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी गेव वे टू कॉलोनियल इकोनॉमी। अब कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई, जो पहले सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी। इंडिया बिकेम एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी। इंडिया क्या बन गई? एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बन गई, जिसको ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ही काम दिया कि तुम रॉ मटेरियल सप्लाई करो और किसी चीज़ की चिंता मत करो, हम तुम्हें गरीब से गरीब बना देंगे, बस तुम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करो। जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते थे, उन्हें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जो पॉलिसीज़ थी जो फ्रेम की जाती, उन्हें इस तरीके से बनाया जाता कि वो ब्रिटिश को ही फेवर करे। अरे भैया सोचने की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो किसको ही फेवर करेगी? वो अपने लोगों को ही फेवर करेगी और इंडियन इंडस्ट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी कि ये कभी ग्रो ही ना कर पाए। जो कंट्री थी उसके पास कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था,
हम इकोनॉमिकली एकदम बैकवर्ड हो गए थे। बेटा मैं क्विक रिवीजन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इस वीडियो को मैं हम लेंदी नहीं करते हुए, कुछ बच्चे ही क्विक रिवीजन में इंटरेस्टेड रहेंगे, जिन्होंने चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा उनको तो क्विक रिवीजन आ ही जाएगा। दैट इज़ वाई आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन क्विक रिवीजन। I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section.